हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं और ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वाले वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस वाले पार्ट या फिर इंट्रोडक्शन क्लास को, जो हमारा पार्ट नंबर 1 था, अगर आपने उस वाले वीडियो को देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, तो उस पे हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हम लोग मैनेजमेंट करते हैं और मैनेजर्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। ठीक है, और इन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को दो अलग अलग महान व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है। और वो दो महान व्यक्ति कौन है या फिर कौन थे? तो पहले वाले व्यक्ति जिनको हम लोग फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं और दूसरे वाले व्यक्ति जिनको हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। तो फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट या फिर फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है? तो वो है हमारे हेनरी फॉयल जी हैं। और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? तो F.W. टेलर हैं। और इस वाले वीडियो में हम लोग जो है वो हेनरी फॉयल जी के द्वारा जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये वाला वीडियो आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा और समझिएगा और बाकी के फैन के नॉइस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसी कारण से फैन ऑन कर कर वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे कि हेनरी फॉयल के द्वारा जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हेनरी फॉयल जी के द्वारा जो है वो मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं? तो हेनरी फॉयल जी के द्वारा मैनेजमेंट के 14 यानी 14 अलग अलग प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं और इन्हीं सारे के सारे 14 प्रिंसिपल्स को हम लोगों को पढ़ना है। और इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड, इस पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं जो कि हेनरी फॉयल जी के द्वारा लिखे गए हैं, सारे के सारे प्रिंसिपल्स को हम लोग पढ़ेंगे और उसी में से 5 प्रिंसिपल्स जो है जो कि आपके बोर्ड पर लिखे हैं। तो आइए एक एक करके जो है हम लोग सारे के सारे प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं। और ये जो भी प्रिंसिपल्स मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है, साथ साथ मैंने उसका हिंदी भी लिखा है ताकि आपको हमेशा याद रखें। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश में डेफिनेशंस तो लिख लेते हैं लेकिन जब एग्जामिनेशन में जाने की बारी आती है तो उस दौरान भूल जाते हैं कि इसका हिंदी मतलब क्या होगा। तो इसी कारण से मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है। और आप जो है जब आप इस चैप्टर के नोट्स को प्रिपेयर करोगे तो इन सारे के सारे इंग्लिश मीनिंग को भी लिखोगे और उसके साथ साथ हिंदी मीनिंग को भी लिखोगे ताकि एग्जामिनेशन से एक रात पहले आपको जो है अपने सर को पटकना ना पड़े। ठीक, तो मजाक से हटके अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिरकार हेनरी फॉयल जी के द्वारा जो भी प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं उन प्रिंसिपल्स के क्या मतलब है, उन प्रिंसिपल्स के क्या मीनिंग है। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग हमारे पहले वाले प्रिंसिपल को जो हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, जो कि कहता है काम का बंटवारा। अब यहाँ पर हेनरी फॉयल जी के द्वारा कहा जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम होता है उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और उन कामों को एक्सपर्ट्स को सौंप दो ताकि वो काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो, स्पेशलाइज्ड तरीके से हो। क्योंकि आप खुद ही सोचो, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा काम होता है और अगर उन सारे के सारे काम को हम केवल किसी एक ही व्यक्ति को दे दें तो क्या पॉसिबल है कि वो एक इकलौता व्यक्ति उस पूरे के पूरे काम को सही तरीके से कर पाएगा? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक बैंक है जिसमें एक व्यक्ति है जिसको मल्टीपल काम दे दिया गया। मल्टीपल काम का मतलब वो जो है पैसे को जमा भी करेगा, उसके बाद सामने वाले को पैसा देगा भी,
लोन डिपार्टमेंट भी वो संभालेगा, पूरा पूरा अकाउंट्स भी देखेगा, साथ साथ लोन का रिकवरी हो रहा है नहीं हो रहा है सब कुछ वो देखेगा। तब आप खुद सोचो, क्या वो इकलौता इंसान इतने सारे डिपार्टमेंट्स को वो संभाल सकता है? संभाल तो सकता है, लेकिन एक समय के बाद उसका दिमाग हैंग कर जाएगा और वो सही तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर पाएगा। इसी कारण से हेनरी फॉयल जी का जो पहला सिद्धांत है मैनेजमेंट का, जहाँ पर कहता है क्या है कि काम को अलग अलग और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और उन कामों को स्पेशलिस्ट के हवाले सौंप दो, ताकि वो काम जो है वो सही समय पर सही तरीके से सही ढंग से कंप्लीट होगा। देखिए क्या लिखता है, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड असाइन्ड टू स्पेशलिस्ट। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम है उन सारे के सारे कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए या बांट दो, और उन हर एक हिस्से के कामों को जो है वो उस व्यक्ति को सौंपो जो उस काम को करने में एक्सपर्ट है। जिससे क्या होगा, इसमें काम में विशेषज्ञता यानी कि स्पेशलाइजेशन आएगी और वो काम जो है वो सही ढंग से सही समय पर सही तरीके से कंप्लीट होगा। ठीक, तो यही था हमारे हेनरी फॉयल जी का पहला वाला प्रिंसिपल जो हमारा कहता है डिवीजन ऑफ वर्क। आइए पढ़ते हैं सेकंड वाले को। सेकंड वाला जो हमारा कहता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मतलब कहता है अधिकार और उत्तरदायित्व। अब यहाँ पर कहता क्या है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को जब हम काम दे रहे हैं तो उस व्यक्ति को अधिकार भी दो और अधिकार के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, और अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है जिस व्यक्ति को अधिकार जितना ज्यादा मिलेगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा और वो उतना ही ज्यादा हवा में उड़ेगा। लेकिन उसी के साथ साथ यानी जितना उस व्यक्ति को अधिकार मिला उतना ही अगर उसको जिम्मेदारी मिलेगी तो दोनों को वो बैलेंस करके चलेगा और वो हमेशा सोचेगा कि जितना मेरे पास अधिकार है उतना मेरे पास जिम्मेदारी भी है, तो दोनों को साथ में रखकर चलना है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंप्लीट करना है। और यही जो है जो कि कहता क्या है हेनरी फॉयल का दूसरा वाला प्रिंसिपल। देखिए क्या लिखता है, देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी यानी पावर टू गिव ऑर्डर्स, यानी कि काम यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग हैं या जो भी मैनेजर है उसको अथॉरिटी मिलनी चाहिए यानी पावर टू गिव ऑर्डर्स मिलनी चाहिए और साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। देखिए क्या कहता है, मैनेजर के पास आदेश देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अब मैनेजमेंट में यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई मैनेजमेंट करेगा तो वो कौन करेगा, मैनेजर करेगा। तो मैनेजर के पास जो है वो आदेश देने का अधिकार यानी कि उसके पास जो है वो अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि वो सामने वाले को आदेश देगा। ठीक, लेकिन उसके साथ साथ ही जो है वो काम को पूरा करने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक मैनेजर के पास अधिकार पूरा है लेकिन काम का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है तो वो अपने अधिकार का, अपने अथॉरिटी का, अपने पावर का गलत उपयोग कर सकता है। इसी कारण से यहाँ पर हेनरी फॉयल जी के द्वारा कहा जाता है कि मैनेजर के पास आदेश देने का अधिकार भी होना चाहिए लेकिन साथ साथ वही काम को पूरा करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिससे हमारा जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों के बीच में एक संतुलन बना हुआ रहेगा, एक बैलेंस बना हुआ रहेगा। और ये बैलेंस बना हुआ होना काफी ज्यादा जरूरी है। कोई भी एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब अगर एक मैनेजर के पास अधिकार ज्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो वो अपने अधिकार का मिसयूज भी कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है अधिकार कम है तब भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो इन दोनों को एक समान एक तराजू पे रखना काफी ज्यादा जरूरी और वो तराजू जो है वो हमेशा बराबर होने चाहिए। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे तीसरे वाले प्रिंसिपल की ओर जो हमारा कहता है डिसिप्लिन, जिसको हम लोग अनुशासन के नाम से जानते हैं या कहते हैं। अब ये हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि हम लोगों को हमारे जीवन में हमेशा जो है वो डिसिप्लिन में रहना चाहिए, चाहे वो स्कूल जाने की बात हो या ऑफिस जाने की बात हो या किसी भी काम को करने की बात हो, सही समय पर सही तरीके से काम को कंप्लीट करना चाहिए। ये हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है और वही यहाँ पर हेनरी फॉयल जी के द्वारा तीसरा प्रिंसिपल भी कहता है, जहाँ पर देखिए क्या लिखता है, एम्प्लॉयज मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी नियम और कानून बनाए गए हैं उन सारे के सारे नियम और कानून को जो है वो वहाँ के एम्प्लॉयज को पालन करना होगा। ठीक है, वही देखिए यहाँ पर क्या लिखता है, कंपनी के द्वारा जो भी नियम और कानून, जो भी काम के जो समझौते का पालन करना चाहिए, यानी कंपनी के द्वारा कंपनी में जो भी कर्मचारी हैं वो लोग जो है
वो उस काम के नियमों का पालन करे, साथ साथ समझौते का पालन करे। यह मैनेजमेंट और वर्कर दोनों के लिए जरूरी है। यानी कि ये जो डिसिप्लिन नाम का जो चीज है वो मैनेजर के लिए भी जरूरी है और वर्कर के लिए भी जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि हम वर्कर को सुबह 9 बजे बुला दिए और मैनेजर खुद दोपहर में 12 बजे आ रहा है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी अचीव नहीं हो पाएगा। जब वो नियम वर्कर्स के लिए 9 बजे आने का है तो मैनेजर के लिए भी 9 बजे आने का ही नियम होगा, जिससे दोनों के बीच में जो है वो एक बैलेंस बना हुआ होगा। लोग जो होंगे वो उससे भी मोटिवेट होंगे कि नहीं भाई, मैनेजर हो कि वो 9 बजे आ रहा है तो हम तो वर्कर ही हैं, हमको भी 9 बजे ही आना है। और सही ढंग से सही तरीके से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इस ऑर्गेनाइजेशन में बनाए गए हैं उन सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो भी करना है और डिसिप्लिन वे में रह कर काम को करना है। ठीक, तो यही था हमारा तीसरा वाला प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि लिखा गया है हेनरी फॉयल जी के द्वारा। अब हम लोग बात करते हैं चौथे वाले प्रिंसिपल की ओर, जो हमारा कहता है यूनिटी ऑफ कमांड, जिसको हिंदी में कहा गया है आदेश की एकता। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि हेनरी फॉयल का कहना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम करते हैं उसके जो भी बॉस होंगे वो एक ही होने चाहिए। मल्टीपल बॉस यानी एक से ज्यादा बॉस नहीं होने चाहिए। अब आप खुद सोचो कि एक इकलौता व्यक्ति, उसके 2 अलग अलग बॉस हैं, तो दोनों ही अलग अलग बॉस जो होंगे वो उस इकलौते व्यक्ति को अलग अलग काम देंगे और दोनों ही बोलेंगे कि पहले मेरा वाला काम करना, वो बोलेंगे पहले मेरा वाला काम करना। वो भी बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसी कारण से हेनरी फॉयल जी का ऐसा कहना होता है और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसा कहता है कि जो भी एम्प्लॉय को जो काम दिया जाएगा वो काम जो होगा वो किसी केवल एक बॉस के द्वारा दिया जाएगा, जो कि वो एम्प्लॉय जो होगा बस केवल उसी एक बॉस की बात को मानेगा, उसी के काम को, उसी के दिए गए काम को वो कंप्लीट करेगा। देखिए लिखता है, एक कर्मचारी को आदेश देने वाला सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। यानी एक स्टाफ को, एक वर्कर को, एक यानी कि कर्मचारी को जो भी वर्क का आदेश जो मिलेगा वो बस केवल किसी एक ही बॉस के द्वारा मिलना चाहिए, जिससे वो व्यक्ति जो है वो पूरे लगन के साथ एक ही काम को अच्छे तरीके से करेगा। क्योंकि अगर उसके 2 बॉस होंगे तो मल्टीपल उसको काम मिलेगा, तो फिर वो सोचेगा आधा ये करते हैं आधा वो करते हैं, या इसको करे पहले या वो उसको करे पहले। इन दोनों के चक्कर में वो कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। इसी कारण से यहाँ पर कहता है कि एक व्यक्ति मतलब एक बॉस। ठीक, 5वें वाले प्रिंसिपल की बात करते हैं। 5वां वाला प्रिंसिपल हमारा कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता। अब यहाँ पर क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टीम होते हैं, उन टीमों की काम भी अलग अलग होती है, लेकिन ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि भले ही ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट अलग अलग है, टीम अलग अलग है, उनके काम अलग अलग है, लेकिन प्लान एक होना चाहिए और प्लान एक है। और जो भी टीम, जो भी डिपार्टमेंट जो काम करेगी वो उसी प्लान के तहत काम करेगी। देखिए क्या कहता है, पूरी टीम का लक्ष्य एक ही होना चाहिए। ठीक है, जितने भी टीम है, जितने भी डिपार्टमेंट है, उनका गोल एक ही होना चाहिए। और वो गोल क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, ना कि डिपार्टमेंट के गोल को अचीव करना। ठीक है, वही देखिए यहाँ पर कहता है कि पूरी टीम का लक्ष्य एक ही होना चाहिए और उसे पाने के लिए ही योजना होनी चाहिए, और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो प्लान बनेगा वो एक ही प्लान बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी अलग डिपार्टमेंट ने कोई और अलग प्लान बनाया तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट ने कोई और अलग प्लान बनाया, तो दोनों का प्लान जो होगा वो मैच नहीं करेगा, मिसमैच करेगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी अचीव ही नहीं हो पाएगा। ठीक, तो यही हमारा कहता है 5वां वाला प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फॉयल का। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये पांचों के पांचों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अभी आप क्या कीजिए, सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं, बस केवल 5-5-5 करके हम लोग पढ़ेंगे ताकि सारे के सारे प्रिंसिपल्स हम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि हमको सिलेबस नहीं कवर करना है, हमको चीज़ों को समझना है, चीज़ों को याद रखना है, ताकि भविष्य में भी ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स हमको याद रहें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में पूरे के पूरे 14 प्रिंसिपल्स को पढ़ लिए, जिसमें से पहले का 5 याद रहा, बाकी का पीछे का 9 जो है वो ऊपर ऊपर बाउंस कर गया।
तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 पे, जिसपे हम लोग आगे के और 5 हेनरी फॉयल के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये वाला पॉइंट्स, मेरी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। और लास्ट, फैन की आवाज को प्लीज इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।